पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में मतदाताओं ने खूब दिखाया उत्साह। 19 जिलों के 70 प्रखंडों में 70% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। प्रवर्तन निदेशालय की बढ़ती दबिश। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से आज ईडी ने की पूछताछ। अनिल झा और विशाल चौधरी के आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनी मामलों में अब 1 जून को होगी अगली सुनवाई। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को याचिका की विश्वसनीयता तय करने को कहा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। जापान दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि द्विपक्षीय स्तर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत और अमेरिका के बीच विचार एक समान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा हितों के मुद्दों पर काम करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भी दोनों देशों के एक समान विचार हैं। भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने में एक पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। हमारे साझा मूल्यों और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के बॉन्ड को मजबूत किया है। हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है। यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है। मुझे विश्वास है कि हमारे बीच इंडिया यूएसए इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट से निवेश की दिशा में कॉन्क्रीट प्रगति देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमिया किसीदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के आपसी संबंधों को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्य की 2 बड़ी ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसमें रामगढ़ जिले के पतरातू में बन रहे राज्य सरकार और एनटीपीसी का संयुक्त उधम पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड पीयूवीएनएल और चतरा जिले में एनटीपीसी का निर्माणाधीन नार्थ कर्णपुरा थर्मल पावर स्टेशन शामिल हैं। प्रधानमंत्री दोनों योजनाओं की कल समीक्षा करेंगे। यह समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर बाद होगी। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज सरायकेला खरसावा के हरिभंजा पंचायत के खिलारी साही गांव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी लोगों को अपने अधिकार का उपयोग करना चाहिए। श्री मुंडा ने पंचायत चुनाव के दौरान धन बल और बाहुबल का प्रयोग को अनुचित बताते हुए कहा कि प्रशासन को ऐसे मामलों पर अंकुश लगाना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण इस तरीके से मैं कुछ चीजों के बारे में जानकारी ले रहा हूं कि लोग धन बल और बाहुबल से चुनाव जीतने की कोशिश, जो मैं समझता हूं कि कम से कम ये जो अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा क्षेत्र में इस तरह का जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अशोभनीय लगता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 19 जिलों के 70 प्रखंडों की 1047 पंचायतों में आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। गांव की सरकार को चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रांची जिले के सिल्ली प्रखंड में लगभग 72%, अनगढ़ा में 78%, उनपांझी में 79% और नामकुम प्रखंड में 65% मतदान हुआ। उधर लोहरदगा जिले के कुड़ू में 69% और सेन्हा में 68% मतदान हुआ। धनबाद जिले के बलियापुर में 79%, कलियासोल में 79% और एगारकुंड में 64% मतदान रिकॉर्ड किए गए। पश्चिम सिंहभूम में करीब 65% मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग किया। सदर चाईबासा में 63%, खुटुपानी में 70%, झींकपानी में 66%, तांतनगर में 62% और मंझारी प्रखंड में 64% मतदान हुआ। झारखंड पंचायत चुनाव का आज तीसरा चरण संपन्न हो गया।
तीसरा चरण काफ़ी शांतिपूर्ण रहा है और इस तीसरे चरण में जो है कुल मतदान जो है 3 बजे तक 70+ से हम लोग ज़्यादा चले गए। 70.5% मतदान हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि आज का मतदान जो है सबसे ज़्यादा शांतिपूर्ण, कहीं से किसी भी तरह का कोई घटना की सूचना नहीं मिली है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। और नेक्स्ट चरण जो है 27 तारीख को है, अंतिम चरण जो है उसमें जो है 23 जिलों में किया जा रहा है। इस बार जो है तीसरे चरण में 19 जिले के 70 प्रखंडों में मतदान संपन्न कराया गया है। तृतीय चरण में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में भी चुनाव था जहाँ पर नक्सल प्रभावित लोग माना जाता है, लेकिन वहाँ भी जो है मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। उन इलाकों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर काफ़ी सभी लोग मतदान में भाग लिए हैं और इसी कारण जो है इस तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत हम जो है सबसे ज़्यादा प्रतिशत रहा पहले 2 चरणों की तुलना में। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में दुमका जिले के दुमका सदर, रानेश्वर और मसलिया प्रखंड में 777 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पंचायत आम निर्वाचन 2022 के अंतर्गत जिला गिरिडीह में तृतीय चरण का धनबाद, बिरनी एवं सरिया प्रखंड में आज मतदान था। मतदान काफ़ी शांतिपूर्वक एवं तीव्र गति से संपन्न हुआ और मतदान का प्रतिशत 70 से ऊपर जाने की संभावना है। अभी भी लोग लाइन में लग के मतदान कर रहे हैं। गिरिडीह जिले में भी आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इस चरण में जिले के 86 मुखिया, 1101 ग्राम पंचायत सदस्य, 110 पंचायत समिति सदस्य और 11 जिला परिषद के लिए 1101 बूथों पर 3,90,000 मतदाताओं ने आज अपने मताधिकार का उपयोग किया। उप विकास आयुक्त सह चुनाव प्रभारी शशि भूषण मेहरा ने बताया कि चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न स्तरों से प्रयास किए गए। जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने नवाडीह प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। जिले के नवाडीह प्रखंड में लगभग 78% मतदान हुआ, जबकि चंद्रपुरा प्रखंड में 68% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। देवघर जिले के मधुपुर, सारवा और सोनाराई ठारी प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुबह से ही बूथों पर मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह देखा गया। विशेषकर महिला मतदाताओं ने गांव की सरकार को चुनने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल प्रकरण में आज झारखंड और बिहार के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। राजधानी रांची में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रांची के विशाल चौधरी के विनायका ग्रुप के कई ठिकानों पर भारी मात्रा में नगद राशि बरामद होने की सूचना है। यहां ईडी के अधिकारियों को नोट गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ी है। हालांकि अब भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,675 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 1,635 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के 14,841 मामले सक्रिय हैं। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 14,841 है। देश में कुल पॉजिटिविटी दर 0.41 हो गई है। साथ ही रिकवरी दर वर्तमान में 98.75% है। देश में कोरोना को शिकस्त देने में टीकाकरण अभियान भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है और अब तक
1 अरब 92 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में लगभग 12 लाख कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1675 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 1,635 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 31 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। आज स्किज़ोफ्रेनिया दिवस है। मनोरोग से जुड़ी इस बीमारी के बारे में आज भी काफी कम लोगों को पता है। जानकारी नहीं होने के कारण स्किज़ोफ्रेनिया मरीजों का समय पर इलाज नहीं हो पाता और धीरे धीरे वे मानसिक अवसाद में चले जाते हैं। देवघर जिले के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजीव राज ने इस संबंध में बताया है कि यह एक गंभीर मानसिक बीमारी है जो 100 लोगों में किसी एक को होता है। न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ, देवघर में। मैं कल विश्व स्किज़ोफ्रेनिया दिवस मनाया जा रहा है, जिसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि इस बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक सीवियर मानसिक रोग है जो लगभग 1% लोगों में, यानी कि 100 में से करीबन 1 लोग को ये बीमारी होती है। अगर इसको हम लोग लाखों करोड़ों जनसंख्या में देखें तो काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। ज़्यादातर इस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि जो लक्षण आ रहा है वो या तो किसी देवीय शक्ति या कोई प्रकोप, भूत प्रेत की वजह से होता है। तो आइए हम जानते हैं इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में। पहला तो कारण हमें समझना होगा कि यह आनुवांशिक हो सकता है। कई बारी गर्भावस्था में अगर महिलाएं ठीक से अपना स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती हैं, उसके वजह से हो सकता है। कभी कभी नशा और चोट की वजह से भी ऐसे लक्षण हो सकते हैं। इसमें मुख्यतः ऐसा पाया जाता है कि जो रोगी होता है उसको कुछ विशेष अनुभव होता है, जैसे कि आवाज़ें सुनाई देना, आकाशवाणी होना जो बाकी लोग नहीं सुन पाते हैं। ऐसा महसूस होना कि अगल बगल के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं या उनके खिलाफ कुछ साजिश कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों को किसी कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस शक संदेह की वजह से उनका खुद का व्यक्तिगत जीवन काफ़ी प्रभावित होने लगता है। राज्य में जुलाई महीने में खाली हो रही राज्यसभा की 2 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रत्याशी 31 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 3 जून को प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकते हैं। 2 से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किए जाने पर 10 जून को मतदान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े खनन, लीज और शेल कंपनी मामलों में अब 1 जून को अगली सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में होगी। जस्टिस ने कहा कि पहले हमें मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करेंगे और इसके बाद केस की मेरिट पर सरकार की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अगली सुनवाई के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तिथि निर्धारित की है। इधर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट को केस की विश्वसनीयता जांचने को कहा है। सुनवाई हुई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर जो पिटीशन था एसएलपी स्टेट गवर्नमेंट का, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीचे करिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा इंफॉर्मेशन आया है लोगों का, कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी मेंटेनेबिलिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिसाइड करना है ऑनरेबल कोर्ट को, जिसके लिए 1 जून को डेट रखा गया है। उस मेंटेनेबिलिटी पे डिसाइड होगा और फिर मेरिट पे भी बहस होगा।
राज्यपाल रमेश बैस से आज धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इधर हजारीबाग नगर निगम के महापौर रोशनी तिर्की के नेतृत्व में निगम का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला और राज्य सरकार की ओर से बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स वृद्धि को वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। परीक्षाओं के समाप्त होते ही स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत हो गई है। 13 साल एक साथ पढ़ने के बाद +2 के विद्यार्थी भी अब अपने स्कूलों को छोड़कर जिंदगी की नई राह पर जाने को तैयार हैं। क्लास 10 का आखिरी दिन था। हमारा आज एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और लग रहा है जैसे हम सभी दोस्त आज आखिरी बार मिल रहे हैं। अब इस ड्रेस को हम लोग कभी पहनेंगे तो नहीं, इसलिए इसमें सब नाम लिख रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट भी हो सकता है और अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा ये भी लग रहा है। चलो स्कूलिंग लाइफ का हमारा लास्ट डे है। हम लोग 13 साल के साथ हम लोग साथ में पढ़ाई लिखाई किए हैं, तो आज तो हम लोग नाम सब लिख रहे हैं क्योंकि ये ड्रेस बाद में नहीं पहनेंगे और ये दिन को याद करेंगे। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देने लगा है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटे के दौरान वज्रपात के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों में वज्रपात और तेज हवा के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। स्थित है और वो उसका जो मेन असर है झारखंड के पूर्वी भाग में देखने को मिल रहा है और जो उसका एक्सटेंशन है वो 86 डिग्री ईस्ट और 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। तो इन दोनों सिस्टम के वजह से झारखंड में आज कई हिस्सों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। अब बात कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार 29 मई को सुबह 11 बजे से आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और आइए अब देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम में कितना खास है आज का दिन। आज की कड़ी में हम महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी करतार सिंह सराभा को स्मरण कर रहे हैं। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था। केवल 19 वर्ष की उम्र में ही करतार सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। वो भगत सिंह सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों के लिए साहस और प्रेरणा के स्रोत बन गए थे। करतार सिंह का गांव कई बार पड़े सूखे से तबाह हो गया था और बेहतर अवसरों की खोज में सराभा जुलाई 1912 में सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। वे बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा पूरी करना चाहते थे। अमेरिका में विशेष रूप से उपनिवेशों के प्रवासी लोगों के साथ अमेरिकियों की शत्रुता पर उन्हें बहुत क्रोध आया। कैलिफोर्निया में सराभा को उपनिवेश भूमि से आने वाले लोगों के अपमान का पूरा एहसास हुआ। उन्होंने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बारे में आक्रोश प्रकट करना शुरू किया। 1913 में ओरेगोन में गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत में ब्रिटिश सत्ता को उखाड़कर अपने लोगों की प्रतिष्ठा बहाल करना था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सराभा ने गदर पार्टी की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण की पहल की जिम्मेदारी संभाली
और वहां रह रहे भारतीयों को जागरूक करने के लिए उसका प्रकाशन शुरू कर दिया। जुलाई 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ब्रिटिश सत्ता पर आक्रमण का अवसर समझा। गदर पार्टी ने भारतीयों को संगठित करने की योजना बनाई। करतार सिंह गदर पार्टी के उन कार्यकर्ताओं में शामिल थे जो 1914 में भारत वापस आ गए। भारत आते ही अंग्रेजों ने गदर पार्टी के अनेक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इससे विचलित हुए बिना करतार सिंह और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पंजाब में छावनियों में घुसपैठ करके सैनिकों को अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करना शुरू कर दिया। लेकिन गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं की विद्रोह की योजना पर अमल होने से पहले ही अंग्रेजों को भनक लग गई और करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे के तहत लाहौर में कई सुनवाई हुई और पकड़े गए कार्यकर्ताओं पर विद्रोह में शामिल होने के आरोप लगाए गए। करतार सिंह सराभा ने अदालत में माफी नहीं मांगी और गर्व से कहा, अंग्रेजों के विरुद्ध अपने लोगों को एकजुट करना मेरा कर्तव्य है। उनकी अटल देशभक्ति ने जजों को बेहद नाराज कर दिया। 16 नवंबर 1915 को लाहौर सेंट्रल जेल में 19 वर्ष के सराभा और उनके साथी विष्णु गणेश पिंगले को फांसी दे दी गई। करतार सिंह सराभा की बहादुरी, देशभक्ति के कार्य और भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्धता अतुलनीय है और उनका बलिदान आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। महान क्रांतिकारी और स्वाधीनता सेनानी को भावभीनी श्रद्धांजलि। हम आज शहीद रघुनाथ सिंह को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। सिंह ने अनेक अवसरों पर ब्रिटिश ठिकानों पर आक्रमण में भी हिस्सा लिया। ऐसी ही एक गतिविधि के दौरान अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन पर अंग्रेजों से बगावत करने के आरोप लगाए गए। सिंह को बेड़ियों में जकड़ने और सश्रम कारावास की सजा देकर 16 सितंबर 1857 को निर्वासित कर दिया गया। सेल्यूलर जेल में कैद के दौरान 24 मई 1858 को सिंह का निधन हो गया। भारत माँ के महान सपूत रघुनाथ सिंह को शत शत नमन। और अब आचार्य प्रतिष्ठा से लेते हैं योग सूत्र की जानकारी। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हम बात कर रहे हैं योग सूत्र में अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की। और आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे बहुत सरल से योगाभ्यास जिनका अभ्यास करके आप अपने फेफड़ों की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड को हम आरंभ ही करेंगे अट्टाहास से। अट्टाहास, यौगिक लाफ्टर, हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, हमारे स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है, हमारी एंजाइटी, टेंशन को भी दूर करता है और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए रामबाण का कार्य करता है। कैसे करना है अट्टाहास, ध्यान से समझिए। आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, इसे बैठ करके भी कर सकते हैं। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने सीने को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को इस प्रकार से फैलाएं, आपकी उंगलियां चारों दिशाओं में खुली हुई हों और 30 सेकेंड्स ऑफ फ्री लाफ्टर। ऐसा 30 सेकेंड्स तक करें और फिर हाथों को वापस ले आएं, आंखों को बंद कर लें और इस हास को अपने ऊपर बरसने दें। लेट दिस लाफ्टर शॉवर बैक ऑन यू। अट्टाहास का अभ्यास दिन में कम से कम 4 बार किसी भी समय किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी बार आप इसे कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास जो हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए ले रहे हैं वो है अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए इस प्रकार से सबसे पहले हम अपने घुटने के बल आ जाते हैं। घुटने के बल आने के बाद अपने दाएं पैर को आगे ले जाना और दोनों हथेलियों के बीच में अपने पैर को टिका देना।
यानी कि इस स्थिति में हम आ जाएंगे। दोनों हथेलियां जमीन पर, चेहरा सामने, सीना उन्नत, बायां पैर पीछे लंबा खिंचा हुआ और दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में। इस स्थिति में आकर के अब धीरे धीरे से हम अपने हाथों को उठाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे पीछे झुकना शुरू करेंगे, दोनों हाथों को उठा करके ऊपर ले जाना, जितना हो सके पीछे बेंड करना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। इस ही क्रिया को हम दूसरे पैर से दोहराते हैं, यानी इस बार आपका बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दायां पैर पीछे लंबा खिंचा हुआ, यथा सामर्थ्य सांस भरते हुए पीछे झुकना, हाथों को ऊपर ले जाना, सीना उन्नत। सांस छोड़ते हुए हाथ वापस और फिर से घुटने के बल आ जाना। वज्रासन में बैठ करके अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना। दोनों तरफ से इसका अभ्यास हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। 3 से अधिक बार हमें रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। यहीं से हम आ जाते हैं नाभ्य आसन पर। नाभ्य आसन के अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से अपने पेट के बल लेट जाते हैं, एड़ी पंजे मिले हुए, आपकी चिन ठुड्डी जमीन पर और दोनों हथेलियों को अपनी जंघाओं के साथ चिपका देंगे। सांस भरते हुए अपनी नाभि पर पूरा वजन टिकाते हुए धीरे धीरे से अपने पैरों को उठाना और फिर अपने चेहरे को और सीने को। सांस छोड़ते हुए वापस। एक बार और इसे ध्यान से देखिए। इनहेल, एक्सेल। ऐसा आप 3 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं और फिर अपनी हथेलियों का तकिया बना करके उस पर अपने चेहरे को टिका देना, दोनों पैरों को खोल देना। विश्राम, आराम की स्थिति में कुछ सेकंड रुकना और फिर पैरों को मिला करके हथेलियों का सहारा लेते हुए धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये बहुत ही सुगम से योगाभ्यास यदि आप प्रतिदिन करते हैं तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है। आप जुड़े रहें हमारे साथ, योगी बने, उपयोगी बने। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में हो रहे मतदान में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। गुमला में सुदूर तथा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही थी। तृतीय चरण के चुनाव के लिए पलामू के पुलिस अधीक्षक आज सुदूर जंगल पहाड़ में स्थित जोतांग, रामसागर, बसौरा, मुरमुसी, सगालिम, मुंदारिया, सिलदीलिया, खुर्द और तरहसी जैसे नक्सल प्रभावित मतदान केंद्रों का दौरा किया और बूथों पर तैनात जवानों की हौसला अफजाई की। बोकारो के उपायुक्त ने भी आज तीसरे चरण में नवाडी प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीठासीन पदाधिकारी से मतदान के प्रतिशत की जानकारी ली। हजारीबाग के उपायुक्त ने आज पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के साथ दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़ प्रखंडों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया तथा मतदान कार्यों का जायजा लिया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान देवघर के मधुपुर प्रखंड अंतर्गत बूथ नंबर 552 में 106 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपने मत का उपयोग कर लोगों को गांव की सरकार चुनने के उद्देश्य से मतदान करने हेतु प्रेरित किया। तृतीय चरण अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ, बरियातू एवं हेरहंज प्रखंड के सभी मतदान केंद्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। स्वीप कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले के विभिन्न मतदाता जागरूकता अभियान के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया और उनसे मतदान करने की अपील की गई। बीज विनियम एवं वितरण योजना अंतर्गत गुमला जिले के अंतर्गत पालकोट प्रखंड के बीडीओ के द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसानों के बीच धान बीज का वितरण किया गया। उड़ान परियोजना के अंतर्गत पीभीटीजी समुदाय को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल की जा रही है। इसी कड़ी में गढ़वा जिले में महिलाओं को मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।
जमशेदपुर में लगातार बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर भाजपा कार्यकर्ता आज जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे और एसएसपी के नाम